पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आदमी चुपके से रेत से भरे ट्रक में छिप गया, लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक को सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उसमें रेत थी। पुलिस ट्रक पर चढ़ गई और लकड़ी की छड़ी से रेत में बार बार छेद किया जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो गया कि अंदर कोई छिपा नहीं है। तब जाकर वह निश्चिंत होकर चला गया। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिस भगौड़े का वे पीछा कर रहे थे वह उनके पैरों के नीचे छिपा हुआ था और एक स्ट्रॉ के सहारे सांस ले रहा था। जब तक ट्रक चेक पॉइंट से नहीं निकल गया, ताइशान तब तक मिट्टी और रेत से बाहर नहीं आया। ट्रक में सवार होकर वह जल्दी ही एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वह एक किसान के घर में हथकड़ी खोलने के लिए कोई औजार ढूंढना चाहता था, लेकिन औजार नहीं मिला और किसान के घर के कुत्ते ने उसे देख लिया। भाग्यवश भागते समय उसे एक साइकिल मिल गई जिससे वह कुत्ते की पकड़ से बच गया, लेकिन दुर्भाग्यवश हाथ बंधे होने के कारण वह ज्यादा दूर तक साइकिल नहीं चला सका और उसे छोड़ना पड़ा। और इस समय पास के लॉन पर ताइशान ने देखा कि सड़क के किनारे कोई कैंपिंग कर रहा है, तो उसने चुपके से दूसरों के सूख रहे कपड़े चुराए और कपड़े चुराते समय उसने दूर से छोटे वर्कशॉप से आ रही कटिंग मशीन की आवाज सुनी। जब मजदूर आराम कर रहे थे तो उसने मौके का फायदा उठाकर फैक्ट्री की कटिंग मशीन चुराई। नए चुराए कपड़े और उपकरण लेकर ताइशान ने एक सुनसान किसान का घर ढूंढा। किसान के गोदाम में उसने अपने हाथों की हथकड़ी काट दी। हथकड़ी की बंदिशों से मुक्त होकर उसने आखिरकार चैन की नींद ली। अगले दिन तक ताइशान दरवाजे के बाहर की शोरगुल से जागा। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि एक बूढ़ी दादी मुर्गी पकड़ रही थी और अब ताइशान भूख से लगभग मरने वाला था। इसलिए एक भोजन पाने के लिए ताइशान तुरंत गोदाम से बाहर निकला और खुद को पास के पर्यटक के रूप में खोया हुआ व्यक्ति दिखाया। फिर बूढ़ी दादी के यहाँ एक बार मुर्गी का मांस खाया। आधी मुर्गी खाने के बाद ही उसने अपनी आधी जान वापस पाई। हालांकि जब ताइशान और बूढ़ी दादी शेन ल्यो कर रहे थे, तभी अचानक गांव का मुखिया वहां आ गया। पकड़े जाने से बचने के लिए ताइशान ने तुरंत जंगल की ओर दौड़ लगा दी और पुलिस को खबर मिलते ही वे भी वहां पहुंच गए। उन्होंने ताइशान के जंगल को घेर लिया और फिर धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच ताइशान को मारने के लिए भेजा गया हत्यारा भी वहां पहुंच गया। 7-8 घंटे की खोजबीन के बाद पुलिस द्वारा घेरा गया क्षेत्र छोटा होता गया और जब वह अंधेरे का फायदा उठाकर पहाड़ से नीचे भागने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे खोजबीन दल के लोगों ने देख लिया। मजबूरी में उसे फिर से पहाड़ की चोटी की ओर भागना पड़ा। नीचे पहाड़ की ओर सिकुड़ते हुए घेरे को देखते हुए उसे पता था कि अब उसके लिए बच निकलना मुश्किल है। हालांकि जब ताइशान निराश महसूस कर रहा था, तभी नीचे अचानक विस्फोट हो गया। खोजी दल के लोग तुरंत विस्फोट स्थल की ओर दौड़ पड़े और ताइशान ने इस मौके का फायदा उठाकर इस अफरा तफरी से भागने का प्रयास किया। लेकिन अभी वह ज्यादा दूर नहीं भागा था कि उसे गैंग के हत्यारे ने गिरा दिया और फिर हत्यारे ने उसके गले पर चाकू रख दिया। हत्यारे को वो मेशू का जिक्र करते सुनकर तभी ताइशान को याद आया कि कुछ दिन पहले मेशू ने सच में जल्दी में उसके पास एक कैमरा गिरवी रखा था। इसलिए ताइशान ने अपने पैंट की जेब को टटोलने का नाटक किया और हत्यारे ने यह देखकर सोचा कि कैमरा ताइशान की जेब में है। जब वह लेने के लिए तैयार हुआ, ताइशान ने मौके का फायदा उठाकर हत्यारे को धक्का दिया और एक लात मारकर उसे ढलान से नीचे गिरा दिया। इसके बाद ताइशान शान जौशा पहुंच गया। एक कार में उसने युवा सोबुदुई की वर्दी और टोपी ली, फिर सोबुदुई के सदस्य की तरह दिखने का नाटक किया और सफलतापूर्वक काउंटी शहर जाने वाली बस में चढ़ गया। काउंटी शहर पहुंचने के बाद ताइशान ने देखा कि एक घर में कोई पुरुष नहीं है, केवल एक माँ और बेटी है। तो उसने उन दोनों को बांध दिया और उनके बचे हुए शकरकंद खाकर पेट भरा। लेकिन जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसे याद आया कि जब उसे हत्यारे ने धमकाया था तब उसकी गर्दन पर खरोंच आ गई थी और बेटी के डॉक्टर ने उसे बताया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए घाव का संक्रमित होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए, जिसे अपनी जान बचाने के लिए उसकी हड्डी का मज्जा चाहिए था, ताइशान तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से बंधी हुई लड़की से पूछा कि क्या घर में कोई एंटीबायोटिक दवा है, लेकिन लड़की ने उसे बताया कि इस तरह के घाव को बस साफ करके एक बैंडेड लगा देना चाहिए। लड़की की बात मानकर ताइशान ने लड़की के घर में नहाया और फिर बैंडेड लगा लिया। आधी रात को जब यह माँ बेटी सो रही थी, तो ताइशान को अचानक याद आया कि हत्यारे ने कैमरे के बारे में पूछा था। उसे याद आया कि उस समय जल्दबाजी में वह कैमरा घर ले आया था और कैमरा उसके सबसे अच्छे दोस्त ने बाहर ले जाकर फोटो खींचने के लिए लिया था। अब बस कैमरा मिल जाए तो शायद उसकी बेगुनाही साबित हो सके। इसलिए अगले दिन सुबह ताइशान ने अपनी खराब छवि वाले बालों को बदलकर परिपक्व स्टाइल में कर लिया। फिर लड़की के पिता के कपड़े पहनकर, चश्मा लगाकर, आखिर में एक व्यापारी के रूप में भेष बदलकर वापस जाने वाली बस में बैठ गया। लेकिन जैसे ही बस हाईवे से उतरी, उसे पुलिस की जांच का सामना करना पड़ा। लेकिन जब पुलिस अधिकारी ने भगोड़े की तस्वीर लेकर उसकी तुलना की, तो वह न केवल डरा नहीं बल्कि एक अधीरता भरी नजर से पुलिस अधिकारी को देखने लगा। और ताइशान का यह आत्मविश्वास पुलिस अधिकारी को असमंजस में डाल गया। दिखने में बिल्कुल एक जैसा होने के बावजूद उसने ताइशान को जाने दिया। जब ताइशान सियोल वापस आया तो उसने तुरंत अपनी पूर्व प्रेमिका को फोन करके अपनी सलामती की खबर दी। उसे पता था कि रेनहुई निश्चित रूप से बहुत चिंतित होगी, लेकिन जब रेनहुई ने उसकी आवाज सुनी तो वह तुरंत भड़क गई। हालांकि रेनहुई को भी विश्वास नहीं था कि उसने हत्या नहीं की, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए रेनहुई को केवल वही करना पड़ा जो ताइशान ने कहा था। उसने अपने पुलिस अधिकारी मंगेतर को ताइशान के सियोल लौटने की बात नहीं बताई और जैसे ही ताइशान ने रेनहुई को अपनी सुरक्षा की खबर दी, उसने अपने छोटे भाई जियांग मानशी से संपर्क किया। वह मानशी से वह कैमरा वापस लेना चाहता था जो साबित कर सके कि उसने हत्या नहीं की। लेकिन अब का मैन ही पुलिस के नियंत्रण में है और पुलिस की मांग पर उसने और ताइशान ने आज रात 9 बजे घर पर मिलने का वादा किया। मैन ही को लगा कि अगर वह पुलिस पर विश्वास करेगा तो ताइशान की बेगुनाही साबित हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस के अंदर एक गद्दार है और उसकी और ताइशान की बातचीत को माफिया ने सुन लिया। इसलिए जब मैनशी वापस गया तो घर में उसका इंतजार ताइशान नहीं कर रहा था, बल्कि गैंग द्वारा भेजा गया हत्यारा कर रहा था। जब ताइशान घर में दाखिल हुआ, मैनशी पहले ही घर में मारा जा चुका था। जब ताइशान मानसी को गले लगाकर दुखी हो रहा था, हत्यारा पहले ही उसके पीछे आ चुका था। लेकिन जैसे ही स्थिति गंभीर हुई, बाहर बैठे सिंह पुलिस का फोन बज उठा। आवाज सुनकर हत्यारे ने तुरंत लाइट बंद कर दी। स्थिति को गलत समझते हुए ताइशान भी जल्दी से घर से बाहर निकल आया और सीधे छुपे हुए पुलिस अधिकारी से टकरा गया। पुलिस अधिकारी के प्रतिक्रिया देने से पहले ताइशान ने दीवार फांदकर वहां से भाग लिया। भागते समय ताइशान ने एक कबाड़ गाड़ी से एक छोटी लोहे की तार उठा ली और फिर उस तार से उसने अपने हाथ खड़ी खोल दी। इस समय ताइशान को यह नहीं पता था कि जब पुलिस ने मानसी की लाश देखी तो उन्होंने उसे फिर से हत्यारा घोषित कर दिया। अब वह 2 हत्याओं का वांछित अपराधी बन चुका था और ताइशान भी। भाई की मौत के बारे में सोचते ही वह अपराध बोध से भर जाता है। उसे लगता है कि उसने ही मानसी को फंसा दिया।
हालांकि मंची की मौत ने ताइशान को बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी बेटी अभी भी उसकी मदद का इंतजार कर रही है तो ताइशान फिर से उठ खड़ा हुआ। बस 12 दिन और सहना है, फिर उसकी बेटी की सर्जरी का दिन आ जाएगा। उसने तय किया कि सर्जरी के बाद वो आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन चलते चलते ताइशान ने अचानक एक कराहने की आवाज सुनी। उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि एक गर्भवती महिला प्रसव के करीब थी। गर्भवती की विनती पर ताइशान उसे घर ले आया, लेकिन उसने कभी प्रसव नहीं कराया था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह केवल टीवी पर देखे गए तरीके के अनुसार गर्भवती के लिए गर्म पानी का एक टब लाया और फिर कहानी में दिखाए गए तरीके से नियमित रूप से गर्भवती को जोर लगाने के लिए कहने लगा। लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी बच्चा बाहर नहीं आया। गर्भवती को असहनीय दर्द में देखकर जो लगातार अपने पति को पुकार रही थी, ताइशान को तुरंत अपनी पूर्व प्रेमिका रेणुई की याद आ गई। उसे पता था कि जब रेणुई ने अकेले शुजन को जन्म दिया था तब वह भी निश्चित रूप से इसी तरह पीड़ित हुई होगी, और उस समय वह भी रेणुई के पास नहीं था। लेकिन सौभाग्य से ताइशान के प्रयासों से इस गर्भवती महिला ने आखिरकार बच्चे को जन्म दे दिया, और बच्चे के जन्म के बाद ताइशान अस्थायी नर्सरी का काम करने लगा। उसे न केवल महिला की देखभाल करनी पड़ी बल्कि नवजात बच्चे के लिए नैपी भी धोनी पड़ी, और स्थानीय जन्म देने की परंपरा के अनुसार उसने महिला के घर में प्रवेश की रस्सी लगाई, जिससे बाहरी लोग महिला के घर नहीं आ सकते। ताइशान तो इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ 12 दिन रुककर अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन पुलिस को सूचना मिल गई और वे भी पास आ गए। और इसी समय महिला ने भी टीवी पर देखा कि वे ताइशान का पीछा कर रहे हैं। खबर अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर पुलिस की दस्तक सुनाई दी। आवाज सुनकर ताइशान का चेहरा घबरा गया। उसने जल्दी से महिला को समझाया कि उसने किसी की हत्या नहीं की है, और महिला सोच रही थी कि कल रात न केवल ताइशान ने उसकी डिलीवरी में मदद की बल्कि उसने खुद उसके बेटे के लिए नैपी भी धोई। इसलिए वह नहीं मानती कि ऐसा अच्छा इंसान हत्यारा हो सकता है। इसलिए जब उसने अभियोजक के सवालों का सामना किया तो उसने ताइशान के यहाँ होने की बात छुपा ली। लेकिन जब पुलिस ने पूरे गांव की तलाशी ली और उन्हें ताइशान नहीं मिला तो अभियोजक को अचानक महिला के घर में लगे प्रवेश रस्सी की याद आई, इसलिए वे तुरंत वापस लौट गए। महिला के घर में पुलिस को ताइशान के खून से सने कपड़े मिले, और इस समय ताइशान पहले ही पास के जंगल में भाग चुका था। वह जंगल में उस गुफा को खोजने की कोशिश कर रहा था जिसका महिला ने उसे संकेत दिया था, लेकिन घूमते फिरते वह पीछा कर रहे जासूस से टकरा गया और दोनों पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ने लगे। अंत में ताइशान को खाई के किनारे पर धकेल दिया गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए इंतजार कर रही सोचते हुए ताइशान ने खाई के नीचे की बड़ी नदी को देखा। उसे पता था कि केवल कूदने से ही जीवित रहने का मौका है, लेकिन उसने जैसे ही पैर बढ़ाया, हत्यारे के हस्तक्षेप के कारण जिससे ताइशान को गोली लग गई और वह सीधे खाई में गिर गया। ताइशान को पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा था। खाई में गिरने के बाद उसे एक अंकल ने बचा लिया, और यह अंकल 8 साल पहले ताइशान से उपकार प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उपकार चुकाने के लिए अंकल ने न केवल उसकी गोली निकालकर इलाज किया बल्कि जोखिम उठाकर उसे पुलिस की गिरफ्तारी से बचने में भी मदद की। ये बड़े अंकल ने जानबूझकर टार्जन के कपड़ों को पत्थर से घिसकर फाड़ दिया और फिर उन्हें नीचे की धारा में फेंक दिया। जब पुलिस नीचे की धारा में खोज कर रही थी तो उन्हें टार्जन के जूते और फटे हुए कपड़े मिले। कपड़ों की क्षति की स्थिति के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह ताइशान के नदी के पानी से पत्थरों पर टकराने के कारण हुआ है, और जब कपड़े इस हालत में हैं तो व्यक्ति के भी मरने की संभावना बहुत अधिक है। दादा द्वारा बनाई गई यह झूठी छवि पुलिस को सफलतापूर्वक धोखा दे गई, जिससे ताइशान को छोटों से उबरने के लिए समय मिल गया। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस को शव नहीं मिला तो वे निश्चित रूप से नदी के आसपास खोज करेंगे। इसलिए जब ताइशान की चोट स्थिर हो गई तो दादा ने ताइशान को कुछ पैसे दिए ताकि वह चला जाए। उन्होंने ताइशान से कहा कि वह इस पैसे का उपयोग करके फिलीपींस भाग जाए और 10 दिन बाद जब शुजेन का ऑपरेशन होगा तब वापस आए। इसलिए टैजन दादा की छोटी ट्रक चलाकर कस्बे से निकल गया। रास्ते में जब पुलिस ने जांच की तो टैजन ने दादा की जहरीली जड़ी का उपयोग किया था, जिससे उसका चेहरा सूज गया था और पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन आधे रास्ते में टैजन को अपनी प्यारी बेटी की याद आई और उसने फैसला किया कि वह अस्पताल जाकर अपनी बेटी को देखेगा और फिर जाएगा। और जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा उसने अपनी बेटी को देखा जो अभी अभी पूर्व उपचार से बाहर आई थी। बेटी ने ताइशान को देखा और मां को पता न चले, इसलिए उसने जानबूझकर अपने पैर से जूता गिरा दिया, और जब रेणुई जूता उठाने के लिए झुकी उसने ताइशान को एक मजबूत मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल वह उल्टी कर बैठी। देखकर कि बेटी इतनी तकलीफ में है फिर भी दर्द सहते हुए एक आशावादी चेहरा दिखा रही है। इस समय ताइशान का दिल टूट रहा है। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलने के बाद ताइशान ने रेणुई को चिंता न करने देने के लिए तुरंत उसे फोन किया और अपनी सुरक्षा की खबर दी, क्योंकि अब खबरों में लगातार उसकी मौत की खबरें आ रही थी। ताइशान ने रेणुई से कहा कि चिंता न करें, जब शुजेन की सर्जरी होगी वह जरूर आएगा। यहाँ तक कि रेणुई को आश्वस्त करने के लिए उसने फिलीपींस जाकर भाई के अंतिम संस्कार की बात भी कह दी। लेकिन ताइशान को यह नहीं पता था कि रेणुई का फोन पहले से ही अभियोजन पक्ष द्वारा सुना जा रहा था, इसलिए उसका फिलीपींस जाने का प्लान भी उजागर हो गया। उसी रात उसे अवैध रूप से जा रही नाव पर पकड़ लिया गया। हालांकि ले जाते समय पुलिस की गाड़ी को अचानक आगे की कार ने जानबूझकर धीमा करके रोक लिया। चाहे उन्होंने कितना भी हॉर्न बजाया, आगे की कार फिर भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही। जब वे लेन बदलकर ओवरटेक करना चाहते थे अचानक एक बड़ी ट्रक सामने से आ गई और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद ट्रक का लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और फिर ट्रक पर मौजूद हत्यारे ने धुआं बंदूक उठाई और एक गोली सीधे पुलिस कार की ड्राइविंग सीट में मार दी। धुएं के प्रभाव से पुलिस कार को जल्दी ही रुकने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद एक काले रंग की कार से कुछ गुंडे उतरे और मिलते ही उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन भी तोड़ दिए। केवल 2 मिनट के भीतर कुछ पुलिसकर्मी बेहोश हो गए। पुलिसकर्मियों के जागने के बाद उनका पीछा करने से रोकने के लिए हथियारों ने उनकी कार के टायर भी खराब कर दिए। जब अभियोजक जागा तब तक गैंगस्टर ताइशान को लेकर यहाँ से जा चुके थे। दूर जाती हुई गाड़ियों को देखते हुए चैन पाया कि यह मूर्ति वास्तव में एक इंसान है। पेशेवर गुणों के कारण लड़की ने गुस्सा सहते हुए कुछ नहीं कहा। ताइशान ने असहज स्थिति से बचने के लिए वो भी ऐसे दिखावा करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जल्दी से वहां से चला गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लड़की तुरंत ताइशान के पास गई और मिलते ही उसने ताइशान को 2 थप्पड़ मारे। ताइशान हैरानी से लड़की को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की ने उसे क्यों मारा। जब तक कि लड़की ने यह नहीं कहा कि भाई वह मूर्ति है तब जाकर उसे समझ आया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि ताइशान ने अनजाने में उसे छुआ था, रेणुई बच्चे की तरह खुश हो गई। इस समय वह ताइशान को दोष देने के बजाय खुद को बहुत अच्छे से निभाने के लिए गर्व से अपने दोस्तों के सामने शेखी बखारने लगी और रेणुई की चमकदार मुस्कान ने ताइशान को तुरंत मोहित कर दिया। उस दिन जब ताइशान सामान पहुंचा रहा था उसने अनजाने में देखा कि दूसरी मंजिल पर नाचती हुई रेणुई, लेकिन जब वह उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी रेणुई ने भी उसे देख लिया। इस तरह दोनों जल्दी ही प्यार में पड़ गए और कुछ ही समय बाद उनके प्यार का फल मिला।
लेकिन बात उलटी हो गई। उस दिन ताइशान को गैंगस्टर की धमकी मिली कि उसे बॉस के लिए जेल जाना होगा। अगर वह नहीं गया तो गैंगस्टर रिनहुई को मार देंगे। अपनी प्यारी महिला की रक्षा के लिए उसे मानना पड़ा। ताइशान जानता था कि वह रिनहुई को भविष्य नहीं दे सकता, इसलिए उसने रिनहुई से ब्रेकअप करने का प्रस्ताव दिया और जबरदस्ती रिनहुई को गर्भपात के ऑपरेशन रूम में धकेल दिया। लेकिन अंत में रिनहुई ने बच्चे को नहीं गिराया, उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हालांकि 8 साल बाद उनका बच्चा ल्यूकेमिया से पीड़ित हो गया और उसे तुरंत ताइशान की अस्थि मज्जा की जरूरत थी। लेकिन इसी समय ताइशान को फिर से गिरोह ने फंसा दिया और वह हत्या का आरोपी बन गया। अपनी बेटी को समय पर अस्थि मज्जा देने के लिए ताइशान ने भागने का फैसला किया और एक भगोड़ा बन गया। लेकिन भागने के दौरान उसे और उसका पीछा कर रहे अभियोजक को दोनों को ही गैंग ने पकड़ लिया और गैंग के मुखिया मून अध्यक्ष ने अभियोजक को खत्म करने के लिए उसने ताइशान की बेटी की जान को खतरे में डालकर ताइशान को अभियोजक को मारने के लिए मजबूर किया। लेकिन चूंकि अध्यक्ष में अभी तक उसके अपराध के सबूत वाले कैमरे को नहीं ले पाए थे, इसलिए उन्होंने आखिरकार ताइशान और अभियोजक को नहीं मारा। वो केवल लोगों को भेजकर उन्हें कैद में रखने का आदेश दे सकते थे। लेकिन जब ताइशान को 2 छोटे गुंडे रस्सी से बांध रहे थे तो उसने तुरंत दोनों की टाई पकड़ ली और उन्हें गले लगवा दिया। जब इन 2 छोटे गुंडों को सफलतापूर्वक निपटा दिया तो ताइशान ने उनके पास से एक कार की चाबी ढूंढी और फिर गैंग की कार लेकर निकलने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक साथ पकड़े गए अभियोजक पार्क जे क्यूंग की याद आई। अगर पार्क जे क्यूंग को साथ नहीं निकाला तो वह गैंग द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए ताइशान ने रिवर्स गियर लगाया, जोर से एक्सेलरेटर दबाया और फिर पीछे की दीवार को तोड़ दिया। फिर वह पोजाइजिंग को साथ लेकर यहाँ से भाग गया। आधे घंटे बाद जब सुरक्षा सुनिश्चित हो गई तो ताइशान ने पोजाइजिंग को कार से उतारने की योजना बनाई और फिर अपनी भागने की यात्रा जारी रखी। जैसा कि कहावत है, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। इसलिए ताइशान चुपचाप अपने घर लौट आया। घर आकर नहाने के बाद उसने मानही के जीवन काल में बचाए हुए कुछ पैसे भी ले लिए। लेकिन जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे अचानक याद आया कि मानही ने कैमरा अपनी प्रेमिका के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लिया था और मानही की मौत के बाद न तो गैंग और न ही पुलिस को कैमरा मिला था, तो कैमरा निश्चित रूप से मानही की प्रेमिका के पास ही होगा। इसलिए ताइशान ने तुरंत इन्हें से मदद मांगी और इन्हें ने ताइशान द्वारा दिए गए पते के अनुसार वह जल्दी ही मानही की गर्लफ्रेंड को ढूंढ लिया। लेकिन गर्लफ्रेंड ने कहा कि मानही की मृत्यु के बाद वह कैमरा देखकर दुखी नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने कैमरा किसी और को बेच दिया। इसलिए उसी रात ताइशान ने मानही की गर्लफ्रेंड द्वारा दिए गए खरीदार के पते पर जाकर सफलतापूर्वक उस कैमरे को वापस ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे हासिल किया, मून अध्यक्ष द्वारा भेजे गए हत्यारे फिर से प्रकट हो गए। ताइशान ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो हत्यारे से हार गया और कैमरा छीन लिया गया। इस तरह वेंग होइचांग ने आखिरकार वह कैमरा हासिल कर लिया जिसमें उसके अपराध के सबूत थे। अंदर की सामग्री की पुष्टि करने के बाद उसने तुरंत आदेश दिया और 3 अरब कोरियाई वॉन का इनाम रखा ताकि उसके लोग ताइशान को मार सकें। जैसे ही ताइशान मरेगा यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वेंग होइचांग ने कभी नहीं सोचा था कि ताइशान से कैमरा छीनने के बाद वह प्योंग जे क्यूंग अभियोजक के साथ मिल जाएगा। पुजाई क्यूंग ने केवल ताइशान को अपने घर में छुपा लिया, बल्कि दोनों ने यहाँ तक के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, उस हत्यारे को फंसाने और वून अध्यक्ष के अपराध के सबूत फिर से खोजने के लिए।